Hello everyone, welcome back to Sarkari. Today we will be covering the newspaper of 31st of October 2024. First of all, we are seeing that how to improve women empowerment and women's safety by taking feedback from 5,000 girls. The officials in the Nainital district are working to create an inclusive environment जहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड्स दिए गए, यूनिफॉर्म दिया गया टू द ऑटो ड्राइवर्स, क्रैकडाउन हुआ ऑन ईव टीजिंग, एक्शन लिया गया अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ओनर्स जहाँ जिनके जो प्रॉपर्टी थी इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर अनलॉफुल गैदरिंग्स। इन मेजर्स को लिया गया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ताकि जो सिटी है उसको और ज्यादा सेफ बनाया जा सके फॉर द गर्ल्स। एंड ग्राउंड रियलिटीज जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्कूल चिल्ड्रन है, गर्ल्स हैं, उनसे भी फीडबैक लिया गया। वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई। नैनीताल सिटी के अंदर 480 वल्नरेबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से ऑटो स्टैंड्स भी हैं, पार्क्स भी हैं, अबैंडन प्लॉट्स हैं एंड कुछ कुछ तो शॉपिंग मॉल्स भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आइसोलेटेड प्लेसेस ही वल्नरेबल एरियाज हों, बल्कि पब्लिक प्लेसेस में भी कई बार सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं। तो आइडेंटिफाई करना, साथ साथ में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेनिंग वाज डन हियर। सो ये दिखाता है कि कैसे एक फीडबैक लूप मैकेनिज्म बना के हम ग्राउंड रियलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्कूल चिल्ड्रन से बेसिकली यहाँ पे फीडबैक लिया गया एंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से भी केस स्टडी बन जाता है खुद में ही। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप रखे गए एंड डायरेक्टली इंटरेक्शन हुआ। सो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको बेसिकली अपहोल्ड करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और एक एग्जाम्पल हो जाता है इम्पोर्टेंट इन improving public safety and sensitization and how it can be done. Then next is regarding Dana. क्या है ये weather pattern, क्या हुआ that has caused the flash floods in Spain? So स्पेन में हमने देखा टोरेंशियल रेन आई है इन द साउदर्न एंड इन द ईस्टर्न पार्ट स्पेसिफिकली। बहुत सारे रोड्स कंप्लीटली शट डाउन हो गए हैं। तो यहाँ पे एक फिनोमेना है, एनुअल वेदर फिनोमेना, दैट इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड ड्रॉप, जिसको हम दाना भी बोलते हैं। अगर दाना की मीनिंग की बात करते हैं तो इट मीन्स आइसोलेटेड डिप्रेशन एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। ये टेक प्लेस करता है बेसिकली, कट ऑफ लो भी बोलते हैं। बेसिकली लो प्रेशर सिस्टम जब क्रिएट हो जाता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के अंदर, हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो सेपरेट कर देता है जेट स्ट्रीम्स को एंड बेसिकली आइसोलेट हो जाता है। एंड जब ये जो आइसोलेटेड कोल्ड एयर है ये इंटरेक्ट करती है विद वार्मर एयर, तो जो मॉइस्ट एयर होती है ग्राउंड के पास, वो उसकी वजह से इंटेंस वेदर पैटर्न्स हो सकते हैं, जिसमें हैवी रेनफॉल एक सबसे मेजर पैटर्न देखा जाता है। वेदर पैटर्न क्या है इसके पीछे? बेसिकली स्पेन के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जो दाना है ये ऐसे इवेंट्स पर्टिकुलरली लेट समर या फिर अर्ली ऑटम के टाइम पीरियड पे ज्यादा सिग्निफिकेंट रहते हैं। वार्म मेडिटेरेनियन वाटर जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, साथ साथ जो अपर कोल्ड एयर मास है वो जब इंटरेक्ट करता है मॉइस्चर रिच वार्म एयर से तो वो थंडरस्टॉर्म क्रिएट करता है, टोरेंशियल रेन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स भी देखे जाते हैं। अब ये जो रेनफॉल का रेट है ये एक्सीड करता रहता है एंड और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है वैली या फिर स्ट्रीम्स के एरिया में। सो ये जो दाना इवेंट है बेसिकली फ्लैश फ्लड इसने ट्रिगर किया है अभी स्पेन के अंदर, स्पेसिफिकली इन दी कोस्टल एंड इन दी इनलैंड एरियाज, जहाँ पे सडन रेनफॉल या फिर सडन चेंज ऑफ वेदर इवेंट्स देखा जाता है। तो ड्रेनेज पैटर्न, रिवर उनको भी ओवरवेलम करता है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड भी यहाँ पे हो रहा है। सो बेसिकली दाना आइसोलेटेड डिप्रेशन एट हाई ऑल्टीट्यूड, उसके नेम में ही है। Then next is regarding celebrating 5 years of UT लद्दाख। यूटी बने हुए लद्दाख को 5 years हो गए।
सो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है। जीआई टैग ट्रेडिशनल यूनिकनेस को प्रमोट करने के लिए एंड उसको प्रिजर्व करने के लिए। रक्त से कार्पो एप्रिकॉट, लद्दाखी पश्मीना, लद्दाख सी बकथॉर्न फूड एंड वुड कार्विंग, जिसके लिए लद्दाख काफी ज्यादा फेमस है। इन चीजों को जीआई टैग दिया गया है। टूरिज्म हमने देखा है कि इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो परसेप्शन है रिगार्डिंग लद्दाख वो भी चेंज हुआ है। उसको सेफ डेस्टिनेशन, एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना वहां पे, उससे हमें बेनिफिट हो रहा है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्प्रूव किया है। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। ग्रीन हाउसेस हमने बनाए हैं ताकि फ्रेश वेजिटेबल्स विंटर मंथ्स में भी मिल पाए। हेल्थ केयर सेक्टर को भी और इंक्लूसिव बनाया है। सीटी स्कैन मशीन्स, ताकि स्क्रीनिंग को हम इंक्रीज कर पाए। पीएमजेएवाई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को भी हमने बढ़ाया है, जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा कार्ड्स इशू किए गए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिकली उस पे सबसे पहले फोकस किया गया है एंड उनको भी कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जीज के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लद्दाख के अंदर ओएनजीसी एनर्जी सेंटर डेवलप कर रहा है। इंडिया का फर्स्ट 1 मेगावाट जियोथर्मल पावर प्लांट, जो कि प्यूगा वैली इन लद्दाख में बनाया जाएगा। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट्स को भी हम बोल सकते हैं कि प्रमोट कर रहे हैं। Ladakh is the first UT in the country to provide educational tablets to school students under UON tab scheme. So basically education को कैसे हम इक्विटेबल बनाएं या एजुकेशन के लिए कैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करवाएं। बट इसके अलावा भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी कई बार नहीं आ पाती, तो टैबलेट होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि ऑफलाइन मोड ऑफ ई लर्निंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस उनके अंदर डाउनलोडेबल कंटेंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए। 97% लिटरेसी रेट दिखाया गया है ऑफ लद्दाख, बट उसमें भी क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो यूथ है क्या उनकी जो स्किलिंग है वो अभी के डिमांड के अकॉर्डिंग है, वो एक क्वेश्चन उठता है। तो 1000 किड्स नियोनाटल मोर्टालिटीज। सो नियोनाटल मोर्टालिटीज को कम करने के लिए मैटरनल हेल्थ, मैटरनल न्यूट्रिशन को प्रमोट करना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ रिक्रूटमेंट की जा रही है। रूरल एंटरप्राइजेस के साथ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन देखा जा रहा है। टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है अबाउट मैकेनिक्स, अबाउट व्हीकल्स, इलेक्ट्रिशियंस, फ्लोरिकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं टू द यूथ, जो कि 3000 से भी ज्यादा यूथ को भी मिल चुकी हैं। 28 लद्दाखी स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट आईआईटी दिल्ली, कानपुर एंड बॉम्बे। सो बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन से कैसे हम और एक्सपोजर कर सकते हैं वो जरूरी हो जाता है। आइस हॉकी उसके लिए भी फेमस है। नेक्स्ट इज अ कोट, फॉर डिप्लोमेसी टू बी इफेक्टिव वर्ड्स मस्ट बी क्रेडिबल। फॉर डिप्लोमेसी मस्ट बी इफेक्टिव वर्ड्स मस्ट बी क्रेडिबल। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस पर्पस को हम अचीव करना चाहते हैं, अगर वहां तक हमें पहुंचना है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। ये इंडिविजुअल के लेवल पे भी अप्लाई होता है एंड ऑल्सो सोसाइटी के लेवल पे भी अप्लाई होता है। तो आपकी जो कमिटमेंट है डिप्लोमेटिक डायलॉग के अंदर, इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, वो आपके एक्शंस और इंटेंशन के साथ अलाइन करने चाहिए। सो आपके कमिटमेंट के फुलफिलमेंट के लिए क्रेडिबिलिटी एंड एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के अंदर भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके भी डेवलप कंट्रीज प्रॉमिस करती हैं। डिप्लोमेसी तो हो रही है, बट उसकी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है कि क्या वो ग्राउंड रियलिटी पे इन्फोर्स हो पा रहा है। तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की भी क्रेडिबिलिटी जो है
इफेक्टिवनेस जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करती है, उनकी कमिटमेंट पे डिपेंड करती है कि क्या वो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं टू दी डेवलपिंग कंट्रीज। Then next is regarding Supreme Court ruling on child marriage. Why it's important to go beyond just punishment. तो यहाँ पे मेन इशू बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ऑन चाइल्ड मैरिज एंड जजमेंट पास किया गया था एक केस के अंदर ऑन द हार्म इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्टिकुलरली women और गर्ल चाइल्ड। सो रादर देन जस्ट एड्रेसिंग जो लीगैलिटी है इस इशू की, जो जजमेंट है ये एम्फसाइज कर रहा है कि विक्टिम्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे या फिर उनको कैसे सपोर्ट करेंगे जो चाइल्ड मैरिज इनकी हो चुकी है। तो ये पॉइंट आउट करता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है हमें इस पूरे चैलेंज को प्रमोट करने के लिए और एड्रेस करने के लिए, क्योंकि इसके साथ ट्रॉमा भी एसोसिएटेड होता है। सो चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जो कि चाइल्ड मैरिज को परफॉर्म करना या प्रमोट करना दोनों को ही क्रिमिनल ऑफेंस बताता है। चाइल्ड मैरिज जो है इट इन्वॉल्व्स कि कोई भी अगर लड़की इज इन एज लेस देन 18 और अ बॉय हु इज लेस देन 21, उस मैरिज को बेसिकली ऑटोमेटिकली वॉइड समझा जाता है एंड अनल कर दिया जाता है। तो अनलमेंट और डाइवोर्स की जब बात करते हैं, जब अनलमेंट होता है किसी भी चाइल्ड मैरिज एक्ट का, तो वो सेम स्टिग्मा कैरी नहीं करता सोसाइटी के अंदर जैसा कि डाइवोर्स को समझा जाता है, जो कि बोलता है कि जो मैरिजेस हैं दे शुड नेवर हैव एग्जिस्टेड रादर देन एंडिंग अ लेजिटिमेट यूनियन। सो एनलमेंट का प्रोसीजर हम प्रमोट कर सकते हैं एंड अलाउ कर सकते हैं ताकि लीगल रिकॉग्निशन ना मिले उस मैरिज को एंड उस पर्सन का, स्पेसिफिकली जो गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि कंसिडर किया जाता है कि उनकी शादी तो हो चुकी थी एंड उसके बाद डिवोर्स हो गया, तो उस सोशल स्टेटस को, स्टिग्मा को हम ट्रिगर ना करें, उसको प्रोटेक्ट करें एंड बेसिकली एनलमेंट को हम प्रमोट करें। क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की। ऑल्दो जो मैरिंग अ माइनर क्रिमिनलाइज्ड है, बट ये जो आर्टिकल है ये भी पॉइंट आउट कर रहा है कि जो क्रिमिनल एक्शन है इट इट इज नॉट अलोन इनफ टू एड्रेस सच अ ब्रॉड इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज। जो क्रिमिनलाइजेशन है उसकी वजह से अनइंटेंडेड हार्म भी हो सकता है, पर्टिकुलरली माइनर्स जिनकी शादी हुई है, जिन जो बेसिकली प्रेशर सोसाइटी से और फैमिली से उनको झेलना पड़ेगा। तो उस ट्रॉमा को हम कैसे काउंटर करेंगे, उस ट्रॉमा को हम कैसे एड्रेस करेंगे, उसी की वजह से यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट की जरूरत है। एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे जो विक्टिम है, जो चिल्ड्रन है दैट आर अफेक्टेड बाय द चाइल्ड मैरिज, उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करें, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करें एंड बेसिकली एक लीगल एड उनको दिया जा सके एंड अनलमेंट को हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं रादर देन डाइवोर्स, ताकि जो सोशल स्टिग्मा है एंड जो सोशल प्रेशर है उसको भी हम कम कर पाए एंड साथ ही साथ हम प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर पाए। तो हेल्थ ट्रस्ट एंड सिविक डेटा की रिपोर्ट भी हमें बता रही है कि नियरली हाफ, दैट इज 49% ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस जो अनलमेंट केसेस हैं वो असम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु से आते हैं एंड दे वर सेल्फ इनिशिएटेड बाय द माइनर्स जो कि रिलीफ सीख कर रहे थे इन सिचुएशन में। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस होना जरूरी है कि कैसे आप सीख कर सकते हो हेल्प इस केस में। सो सपोर्ट सिस्टम का ग्रो करना जरूरी है ताकि ऐसे मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंज को हम फेस कर पाए। इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, तो इस रूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली लीगल रिफॉर्म्स का लाना जरूरी होगा, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म का लाना जरूरी होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी होगा। तो सिर्फ क्रिमिनल पेनल्टीज पे ओवर रिलायंस नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे इशू के लिए हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हमारे सपोर्ट सिस्टम को भी, ताकि सोसाइटल प्रेशर को भी हम कम कर पाए, स्पेसिफिकली जो माइनर्स के ऊपर आता है।
Then next is regarding states should prepare to assist the vulnerable during extreme heat events. So Tamil Nadu ने डिक्लेयर किया हीट एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, एंड जो लोग अफेक्ट होते हैं उससे बेसिकली दे आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट. सो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स में आता क्या क्या है, जैसे कि हीट वेव्स एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से वो और ज्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही हैं, जिनकी वजह से हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, जिसमें हेल्थ, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है. तो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल एल्डरली, चिल्ड्रन एंड जो आउटडोर वर्कर्स हैं, जिनका जो लाइफ है वो आउटडोर वर्क पे ही डिपेंड करता है, गिग वर्कर्स हैं, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंसिडर किए जाते हैं. सो प्री एग्जिस्टिंग जिनको हेल्थ कंडीशन होती है या फिर वल्नरेबल सेक्शन, लो इनकम कम्युनिटीज जो हैं, उनके पास कूलिंग रिसोर्सेज नहीं होता, कई बार ड्रिंकिंग रिसोर्सेज नहीं होता, एक प्रॉपर घर ही नहीं होता, तो कैसे उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे. उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स की जरूरत है. अर्ली वार्निंग सिस्टम सबसे पहले होना चाहिए, कूलिंग सेंटर या फिर शेल्टर्स हमें प्रोवाइड करना चाहिए पब्लिक के लिए, फॉर एग्जांपल जो कि एक्सेसिबल हो पाए. अर्बन एरियाज जहाँ पे ग्रीन स्पेस का इशू होता है, ग्रीन स्पेस बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत सारे लोग गर्मियों के टाइम में पार्क में जो शेड होती है ट्रीज की उसके नीचे बैठ जाते हैं, बट अगर ग्रीन स्पेसेस ही नहीं होंगे तो वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. इसके साथ साथ पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर, जो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है उसके अंदर ही अगर हम बात करते हैं, तो जो इंटेंसिटी है फ्यूचर हीट वेव्स की वो बढ़ती जा रही है. इंटेंसिटी एंड ऑल्सो जिस टाइम पीरियड तक वो अकर करता है फिनोमेना, स्पेसिफिकली इन द एग्रीकल्चरल एरियाज जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन्स या फिर इंडस बेसिन. तो यहाँ पे क्रिटिकल हो जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस पे रहे. बट कॉन्स्टेंटली जब हम इतने एक्सेसिव हीट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो लिमिट एक्सीड हो जाती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट होता है एंड बॉडीली फंक्शंस का भी ब्रेकडाउन होता है. हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को भी हीट वेव्स इम्पैक्ट करती हैं अगर एक्सटेंडेड एक्सपोजर आपका हो रहा है तो. सो तमिलनाडु गवर्नमेंट का यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कि स्टेप्स लेने की बात करिए, वल्नरेबिलिटी मैपिंग की बात करिए. बोल रही है कि जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वहां पे ह्यूमिडिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है समर्स के टाइम पे, जिसकी वजह से पेक्यूलियर वेट बबल टेम्परेचर फिनोमेना होता है. मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्परेचर हाई है उसकी वजह से, एंड जो हीट वेव चल रही है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा होता है, बट कोस्ट लाइन एरियाज के अंदर ह्यूमिडिटी भी ओशन के पास होने की वजह से बढ़ जाती है. सो वेट बबल टेम्परेचर जो है वो फॉर्म हो जाता है, एक तरीके से ह्यूमिडिटी एंड हीट का बबल हो गया है, वो एस्केप नहीं कर पा रही है वहां से हीट. तो जो वेट बबल टेम्परेचर लेवल है वहां पे 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, अगर सेफ बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, एंड स्वेटिंग का होना जरूरी है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. सो बेसिकली लोकलाइज्ड फिनोमेना है, रीजनल और नेशनल तीनों ही लेवल पे हमको ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करना होगा. तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को यूज किया जाएगा एंड रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा द विक्टिम्स ऑफ हीट वेव्स. हीट रिलेटेड कंडीशन से जो लोगों की डेथ हुई है उनको बेसिकली मेडिकल केयर या फिर ड्रिंकिंग वाटर विक्टिम्स को प्रोवाइड किया जाएगा. ओआरएस सप्लाई, ओआरएस पैकेट्स दिए जाएंगे. वर्किंग आवर्स को हम और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं इसे वल्नरेबल टाइम पीरियड के अंदर. सो वेट बबल फिनोमेना तमिलनाडु के अंदर इसको एड्रेस किया गया है. इसके अलावा हमने बात की थी कि जो हेल्थ केयर भी है हमारा, जब हमें पता है कि ये टाइम पीरियड हीट वेव्स का है तो हेल्थ केयर सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट हम डेडिकेट कर सकते हैं टू हीट वेव विक्टिम्स, ताकि उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके. एंड साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस भी हमें क्रिएट करना चाहिए कि कैसे हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, कैसे वेदर के अकॉर्डिंगली हमें क्लोथ्स पहनने चाहिए, एंड लोकल लैंग्वेजेस में हम इस अवेयरनेस को कैरी आउट कर सकते हैं.
देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग, ये ऑलरेडी इशू हमने देखा भी था असम के अंदर, जहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज को लेके एक मुद्दा छिड़ा है। जो सिटीजन है वो प्रोटेस्ट करे अगेंस्ट द प्लानिंग ऑफ कटिंग आउट दीज ट्रीज, ताकि एक 5 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर बनाया जा सके। तो जिन ट्रीज को मार्क किया गया है वो उनको बेसिकली कट किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे की इश्यूज ये आते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। सिटी का ऐसा पार्ट है ये जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिकली सिटी के हेरिटेज और आइडेंटिटी से, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीज आर लोकेटेड हेयर। एंड इनको अगर हम कट डाउन कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे ही। तो जियोलॉजिकल हेरिटेज का बेसिकली बोल सकते हैं यहाँ पे मुद्दा उठता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ कैसे बैलेंस करेंगे। अर्बनाइजेशन का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बट उसके साथ हम क्लैशेस देखते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ। सो डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, कैसे हम दोनों को बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी अर्बन प्लानिंग है, क्या वो रियलिटी में रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल प्लानिंग हम कर पा रहे हैं। सो क्या और कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो डिबेट एंड डिस्कशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सपर्ट्स का पैनल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात की जा सके। Next is regarding AI, the role of AI in elections. It is increasing, and कैसे वो नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है बट साथ ही साथ थ्रेट भी लेके आता है फॉर द डेमोक्रेसी। वोटर्स का एंगेजमेंट इनहेंस करने के लिए, कैंपेनिंग स्ट्रेटजीज को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए, वोटर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, सभी चीजों में एआई का रोल इंक्रीज हुआ है। बट इस इंक्रीज की वजह से चैलेंजेस भी उठते हैं रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी। इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है, मैनिपुलेशन होता है, सोशल मीडिया के थ्रू टारगेटेड कैंपेनिंग्स चलाए जाते हैं, प्राइवेसी कंसर्न उठता है, डेटा सिक्योरिटी का भी कंसर्न उठता है। सो डीप फेक का भी केस हमने देखा था इंडिया के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे लास्ट, एंड फेक न्यूज का भी काफी ज्यादा चलन था। सो एआई जनरेटेड फेक न्यूज या फेक आर्टिकल्स होते हैं जो कि वायरल हो जाते हैं एंड मिस इन्फॉर्मेशन उनकी वजह से फिर फैलता है। सो इसके साथ साथ एल्गोरिदम बायस का भी चैलेंज देखा जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली आपको आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग या आपके ओपिनियन से मैचिंग ही न्यूज टॉप पे दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से एक नैरेटिव सेट होता है। सो एआई की जो एबिलिटी है टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, वो उसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाता है। बट उसके साथ साथ ही जो इतना बड़ा डेटा है, डेटा में फ्लक्चुएशन है उनकी जो डिटेल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, बट उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उठते हैं। सो माइक्रो टारगेटिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है विद द यूज ऑफ एआई। एल्गोरिथमिक बायसेस और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इरोड होता है। एंड ऐसे जो बायस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं उनको कई बार हम ब्लैक बॉक्स से भी रेफर करते हैं, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड एंड ऑडिट करना मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो प्राइवेसी का थ्रेट आता है, सर्वेलेंस का थ्रेट आता है, डेटा कलेक्शन या फिर बिहेवियर को ट्रैक करना लोगों के ड्यूरिंग द इलेक्शन रियल टाइम में, और ये हो सकता है विद यूज ऑफ एआई, जिसकी वजह से उनके रिएक्शन, कंटेंट एंड ऑल्सो उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी का जो इशू है, अलोंग विद मेंटेनिंग द इलेक्शन की इंटेग्रिटी, वो जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि इन वल्नरेबिलिटीज को कैसे हम रोकें एक्सप्लॉइट होने से। इसके अलावा यहाँ पे काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी अप्रूव किया है एआई एक्ट 2024, ताकि एआई रेगुलेशंस को हार्मोनाइज किया जा सके एंड बैलेंस क्रिएट किया जा सके बिटवीन इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन, जो कि मैंडेट करेगा कि जो पॉलिटिकल एड है उनको मॉनिटर किया जाए। डिजिटल सर्विसेज एक्ट साथ में कपल अप होके काम करेंगे।
एंड ये इनिशिएटिव्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं वो इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि एआई को रिस्पॉन्सिबल बनाना जरूरी है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जैसे मेटा। सो वहां पे जरूरी है कि रेगुलेशन होना चाहिए। इंडिया के अंदर बात करते हैं तो आईटी एक्ट 2000 जो कि गवर्न करती है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि जो कम्युनिकेशन है ड्यूरिंग द इलेक्शंस उनको ओवरसी करती है। स्वीप स्वीप एक प्रोग्राम है जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू वोटर्स को एडुकेट किया जाता है। बट वहां पे भी चैलेंजेस देखे गए हैं इन केस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। इफेक्टिवली हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। सो कंपनीज के साथ भी टाई अप होना यहाँ पे जरूरी है ताकि ऐसे मैनिपुलेशन या ऐसे ट्रांसपेरेंसी को हिंडर जो चीजें कर रही हैं उनको हम रोक पाए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए यूजर का। डेटा ओनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्राइवेसी कंसर्न्स को मैनेज करने के लिए। इसके साथ साथ जो रेगुलेशन है और पॉलिसी डेवलपमेंट है वो जरूरी हो जाता है यहाँ पे। यूरोप का फ्रेमवर्क हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे डेटा प्राइवेसी को वो प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट is regarding recognizing the economic value of unpaid work in India. अनपेड वर्क जिसको ज्यादातर ओवरलुक कर दिया जाता है। सबसे बड़ा इसमें रोल हम विमेन का देख सकते हैं जो कि अनपेड लेबर करती है इन हाउस होल्ड एंड ऑल्सो केयर गिविंग एक्टिविटीज के अंदर। कैसे हम उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं कैसे मेजर्स लेके आ सकते हैं कि जो अनपेड लेबर भी है ये भी कंट्रीब्यूट कर पाए। एंड कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम रीशेप करें जेंडर इक्विटी को हम प्रमोट करें एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम प्रमोट कर पाए। सो कैसे वैल्यू करें हम वुमेन के अनपेड कॉन्ट्रीब्यूशंस को। अनपेड वर्क होता है घर के अंदर जो कि अकाउंट ही नहीं किया जाता। जो हम इकोनॉमिक मेट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जांपल जीडीपी जिसकी वजह से रिकॉग्निशन जो है इस अनपेड वर्क का वो अनवैल्यूड रहता है कहीं ना कहीं। सो जो अनपेड वर्क है उसमें भी एक जेंडर्ड पैटर्न हम देखते हैं जिसमें वुमेन का रोल ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं लेबर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन के अंदर भी डिस्पैरिटी क्रिएट करता है ये। इस आर्टिकल में भी जैसे बात की जा रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में एंड इसके साथ साथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बारे में। ये ऐसे मेथड है जिनसे हम इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनपेड वर्क भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो वुमेन का अनपेड लेबर है इट कंस्टिट्यूट्स अराउंड 6% ऑफ इंडियाज जीडीपी। एम्प्लॉयड वुमेन जो है दे आर डेडिकेटिंग 5.8 आवर्स टू अ सिमिलर टास्क। इन कॉन्ट्रास्ट जो अनएम्प्लॉयड मेन है दे आर स्पेंडिंग लेस देन 4 आवर्स। सो बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट देखा जा रहा है रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ अनपेड लेबर जो कि ज्यादातर बॉर्न किया जाता है बाय दी वुमेन। सो कैसे इस डिस्पैरिटी को हम एड्रेस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट हेल्थ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन सभी के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इकोनॉमिक वैल्यू अगर किसी भी अनपेड हाउस होल्ड वर्क के हमें करनी है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके साथ साथ इन मेथड्स को यूज करके जो अनपेड वर्क है उसको वैल्यू किया गया एट 15.5 लाख करोड़। equating to almost 3 to 13% of the GDP in the financial year of 2019 and 20। सो इंटरनेशनली भी कंपैरिजन बेसिकली देखा जा रहा है साउथ कोरिया के साथ फिलीपींस के साथ। सो डेटा में यही बताता है कि अनपेड वर्क जो है ग्लोबली ही उसका बर्डन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी आता है एंड उसके वैल्यूएशन में चैलेंजेस आते हैं।
जिसकी वजह से जैसे वेजेस जो हैं वो अलग अलग स्टेट में डिफरेंट होती हैं, स्किल्स लेवल जो है वो डिफिकल्ट होता है, असाइन करना उसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करना मुश्किल हो जाता है, एंड उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सो इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच जो यहाँ पे हाईलाइट की जा रही है, उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो विमेन है क्या वो पोटेंशियली अर्न कर सकती हैं या क्या वो अर्न कर रही होंगी इफ दे विल बी engaged इन पेड एक्टिविटीज। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इट वुड कॉस्ट टू हायर समवन फॉर द सिमिलर टास्क। सो दो अप्रोच है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो क्या अर्न करेंगी, एंड रिप्लेसमेंट अगर किसी और को सेम टास्क करने के लिए हम हायर करेंगे तो क्या बेसिकली वो अर्न करेंगे। उसके थ्रू हम अनपेड लेबर को एक एस्टिमेटेड कॉस्ट एस्टिमेट करें कॉस्ट को। फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर उनका पार्टिसिपेशन बेसिकली लैक करता है विमेन का, एंड लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट देखे जाते हैं, एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहती हैं। सो पोटेंशियल है फॉर रिकॉग्नाइजिंग द अनपेड लेबर, एंड उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा हो सकता है इन द कंट्रीज इकोनॉमी। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द टॉक्सिक वर्क कल्चर, स्पेसिफिकली इन इंडिया यहाँ पे बात की जा रही है, एंड दूसरे कंट्रीज से उसको कंपेयर भी किया जा रहा है। सो इंडिया का जो वर्क कल्चर है वो इवॉल्व हुआ है ओवर दी डेकेड्स, जहाँ पे बेसिकली दो चीजें कोर बनाती हैं ऑफ द वर्क कल्चर, जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज को और मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मॉडर्न स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है उनको हम ब्लेंड करके आगे चल रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम जैसे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस भी अब क्रिएट हुए हैं आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। अमेरिकन इम्प्रिंट की यहाँ पे बात की जा रही है, फर्म है दैट इज सो कॉल्ड मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, एमएनसीज के अंदर बेसिकली बात की जा रही है उनके वर्क कल्चर के बारे में, एंड कैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स पे एम्फोसिस दिया जाता है टू फुलफिल दी टारगेट्स, वेदर सेल्स का टारगेट है या फिर इन केस ऑफ अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी फर्म्स। सो कलेक्टिव अप्रोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो इन्फ्लुएंस भी है और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है उसको हम इंक्रीज कर पाए, मेरिटोक्रेसी को इंक्रीज कर पाए, एंड एक तरीके से जो करियर ग्रोथ भी है एम्प्लॉयज की वो सेल्फ ड्रिवन हो पाए, ना कि रिस्क या फिर प्रेशर ड्रिवन। सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर कहीं ना कहीं देखा गया अमेरिकन एमएनसीज के अंदर, गोल सेट किया कर दिया जाता है एंड उससे डिसाइड होता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। सो डिफरेंट कंट्रीज के कंपैरिजन में भी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनका इंपॉर्टेंट रोल आता है, जो कि बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ऐसे पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहिए जिसमें जो वर्कर्स हैं वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाएं, ताकि बर्न आउट एंड हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट कर पाएं हम। इसके साथ जो वर्किंग कंडीशंस भी हैं वो भी फेयर होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए जिसमें वर्किंग आवर्स रीजनेबल होने चाहिए, ब्रेक मिलने चाहिए बीच में, एंड ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए ऑफ द लेबर। साथ ही साथ जो विमेन की राइट है वर्क प्लेस पे उसको प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंडिया इम्प्लीमेंट करता है आईएलओ के स्टैंडर्ड्स, एंड रिफॉर्म भी लेके आया है इन दी लेबर लॉज, जहाँ पे लार्ज इनफॉर्मल लेबर सेक्टर को एड्रेस किया है हमने, वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स किया है, एंड ऑल्सो जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की है एट दी वर्क प्लेसेस। सो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी वर्क कल्चर। चाइना के अंदर भी जैसे वर्क कल्चर रिगरस कंसिडर किया जाता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं वहाँ पे, एंड वहाँ पे एक फेमस भी है 996 शेड्यूल, मतलब 9 AM टू 9 PM आप वर्क करते हैं 6 days अ वीक। उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है इंटरनेशनली कि काफी ज्यादा इंटेंस वर्क एथिक है।
सो फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि वर्क लाइफ बैलेंस भी हम मेंटेन कर पाए एंड हाई बर्नआउट रेट को कम कर पाए, बैलेंस कर पाए उसको। जैसे कार्ल मार्क्स की भी एक सेइंग यहाँ पे दी गई है कि द लेंथ ऑफ द वर्किंग डे इज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स अंडर कैपिटलिज्म। कंपटीशन है अमंग द कैपिटलिस्ट्स, प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को भी हैम्पर करता है इन द लॉन्गर रन। और इसमें लिखा हुआ ना कि वर्किंग कल्चर जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में आया वो कहाँ से है। तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंटिज्म से है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स जहाँ पर इकोनॉमिक गेन को फोकस किया गया है। और जो पहले रिलीजियस एस्पेक्ट था जो कैथोलिक के अंदर में था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। और आप कितने प्रॉफिट कर सकते हो इसमें। हम्म। सो बेसिकली ग्लोरिफिकेशन ऑफ वर्क हुआ। हम्म। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एग्जाम पैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड हाइब्रिड मॉडल को प्रमोट करने की बात हो कैसे रही है। चीटिंग को रोका जाए इंडिया चीटिंग में, उसमें कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया हुआ है। डिजी एग्जाम। हम्म। डीजी एग्जाम है, उसके बाद फिर मल्टी स्टेज टेस्टिंग फॉर एनईटी। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट नहीं होना चाहिए, मल्टी टेस्ट होना चाहिए। हम्म। जेई में होता है, प्रीलिम्स में, यूपीएससी में होता है, मेंस में होता है, वैसे ही हाइब्रिड मॉडल हो गया। फिर कोलैबोरेशन विद केवी एंड वीस कि आप एक एग्जामिनेशन सेंटर ही बनाए अच्छा सा। डेवलपिंग 1000 रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एज अ टेस्टिंग सेंटर। उससे क्या होगा कि वहीं पर बच्चे जाकर के एग्जाम देंगे, जो बड़े बड़े एग्जाम होता है उसमें। मेजर रिवैम्प ऑफ एनटीए, ये भी है, कैपिंग ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड डीजी एग्जाम। डीजी आता रहा है ऐसा, हम्म। जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा, फेशियल रिकॉग्निशन रहेगा, फिंगर प्रिंट रहेगा, सब चीज़ें उसमें रहेगा। तो एक, तो ये तो हो गया एक तरह से चेंजेस। और लॉ के हिसाब से बोले तो एंटी चीटिंग जो लॉज पास हुआ था वो ओके, इस साल पूछे हुए थे मेंस में। हम्म। नेक्स्ट। Cops are using face recognition to curb the market crimes. स्मॉल क्राइम जैसे चेन छीन लेते हम्म। हैं, पिक पॉकेटिंग हो जाता है, उसको डील करने के लिए एफआरएस कैसे यूज़ किया होगा। सीसीटीवी, सीसीटीवी हो गया हर एक जगह पे, वहाँ से पता लग सकता है कि फेसेस का रिकॉग्निशन, या फिर जैसे वो चलते हैं उसका हो गया, पैटर्न हो गया, हर एक चीज़। हम्म। ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, कि 130 साल के बाद स्टिल नो स्नो ऑन माउंट फ्यूजी। हमेशा स्नो रहता है ऊपर, जहाँ पर ब्राउन पार्ट है वहाँ स्नो इन जापान माउंट फ्यूजी। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज में। हमेशा हम्म। इंडिया का भी हिमालयन का एग्जांपल लेते हैं, या फिर बाकी जगह एग्जांपल लिखते हैं, तो ये भी ऐड कर एंड सकते हैं। ऑल्सो आर्कटिक वार्मिंग का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये, क्योंकि हम्म। हीट वेव और जो जेट स्ट्रीम है उनका पैटर्न भी चेंज हो रहा है आर्कटिक वार्मिंग की वजह से। हम्म। ये ले चुके थे पिछले दिन, हम्म। आई थिंक। Auctions of stressed assets now through centralized platform. IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, and IBA, India's Bank Association. तो इसमें स्ट्रेस्ड एसेट होगा, इसमें आईबीसी के अंदर में बात होता है कि जो भी स्ट्रेस एसेट है इसको कैसे डील किया जाए। तो तो सेंट्रलाइज अब किया जाएगा बेसिकली उनके अब ऑक्शन। सेंट्रल से हम्म। आर हम्म। Why are India's major FTAs under review? क्या रीजन है उसके पीछे एंड कैसे इफेक्टिवनेस को हम बढ़ा सकते हैं? ट्रेड बैलेंस को लेके इशू है,
ट्रेड डेफिसिट को लेके इशू है। इंडिया बहुत सारे कंट्री के साथ एफटीए इंटर किया था, फॉर एग्जाम्पल 2009 में इट साइंड सीपा। हम्म। साउथ कोरिया एफटीए विद एशियान कंट्री हो गया, फॉलोड बाई सीपा विद जापान हो गया, यूएई हो गया सीपा। तो पहला बात प्रॉब्लम होता है कि एफटीए में कि कभी कभी कुछ कुछ एस्पेक्ट में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, इसलिए रिव्यू करने बात करते हैं। दूसरा, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड वो चेंज होते आ रहा है धीरे धीरे। फाइटो सैनिटरी मेजर्स हो गया, बाकी जो नॉन टैरिफ बैरियर होगा उस पर भी इंडिया बोलते हैं कि कुछ कुछ एस्पेक्ट में आप मार्केट एक्सेस दिए, बाकी कंट्री बोलते हैं मार्केट एक्सेस दिए, फॉर एग्जांपल इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट। लेकिन इंडिया ऐसे देते नहीं, उसी कारण भी होता है। सो इंडिया अभी कह सकते हैं कि बायलेटरल एग्रीमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। रादर देन मल्टीलैटरल हम्म। डायरेक्टली, इसी आरसेप ज्वाइन नहीं किया इंडिया। हम्म। कि बायलैटरली इंडिया चाहता है कि हर एक कंट्री जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा मीट करे। और एफटीए तो ऑलरेडी साइन किए है एशियान के साथ, लेकिन क्या एशियान में रूल ऑफ ओरिजिन फॉलो हो रहा है? जो एशियान में प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो चाइना या बन करके एशियान के थ्रू री रूटिंग हो रहा है। इसलिए इंडिया को लगता है हमेशा कि बायलैटरली एक तरह से डील साइन कर। India begins to examine curbs on most potent greenhouse gases. पर्टिकुलरली यहाँ पे SF6 गैस की बात हो रही है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 टाइम्स ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड 100 ईयर के पीरियड तक ये एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर कोई लीक हो रहा है वाइल इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट्स, वहां से ही बेसिकली आता है। हम्म। SF6 को सो कैसे कम क्लाइमेट करेंगे? चेंज। नीचे हम्म। करें सब्स्टिट्यूट इसको हो गया डिजाइनिंग में। फिर। एंड वैसे ये नॉन टॉक्सिक होता है बट इनडायरेक्टली वेदर पैटर्न और एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है ये, और फिर ह्यूमन हेल्थ को भी। सो हम्म नए रेगुलेशन का होना जरूरी है। जो गियर यूज हो रहे हैं, इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, बेसिकली उनके कैसे ऑल्टरनेटिव हम ढूंढें। सो 23 टाइम्स more than the global warming potential of carbon dioxide. Reducing India's ambiguous fiscal deficit. So ambiguous क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? Discrepan discrepancy discrepancies हैं बोला in the बोला fiscal जाता है deficit कि data. जो लॉन्ग टर्म में इंडिया ने स्टैंड लिया था और ये लेते आ रहे हैं 2003 से कि हम्म। फिजिकल डेफिसिट कैसे कम करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वही बहुत ज़्यादा है, और प्लस जो इनकम टैक्स लेवल है वो भी आप पर्सनल इनकम टैक्स परसेंटेज कम कर रहे हैं, और जीएसटी के द्वारा आप ज़्यादा टैक्सेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। प्लस जो फिजिकल डेफिसिट को डील करने के लिए आप लोन लेते हैं, तो उसी कारण जो फिजिकल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल इन्फ्लेशन, एक्सपेंडिचर, बाकी समय भी इम्पैक्ट करता है। And USOF, Universal Service Obligation Fund. यूएसओएफ वो होता है कि फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर में कि हम्म। प्राइवेट सेक्टर जाते नहीं है रूरल एरिया में टावर लगाने के लिए, तो यूएसओएफ में 5% फंड रख देंगे, जिसके कारण टावर जो होगा सरकार लगा देगी, उसी फंड को यूज करके। बीएसएनएल तो करते हैं ना, इसलिए बीएसएनएल उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, हम्म। क्योंकि उनको कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी मतलब है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो जियो हो गए बाकी सब उसको प्रॉफिट से मतलब है। तो यूएसओएफ एक तरह से इक्विटी प्रमोट करने के लिए किया जाता है हर एक जगह के साथ। हम्म। क्या हर्डल्स आ रहे हैं?
क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स को अचीव करने के लिए। COP 29 होगा। एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे नीड टू गिव $1 ट्रिलियन एवरी ईयर टू द में डेवलपिंग टू कंट्रीज। टू थ्री एस्पेक्ट है सिर्फ। हम्म। पहला है कि पेरिस क्लाइमेट के से पहले जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम था, सीडीएम था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था। और डेवलप कंट्री ने कनकुन जो इवेंट हुआ था 2010 से, वहां से बोला था कि हम लोग $100 बिलियन देंगे फंड हर साल। प्लस जो सीईआर है, कार्बन एमिशन जो ट्रेडिंग के हिसाब से सर्टिफिकेट है, उसमें भी हम लोग यूज करेंगे। अधिकतर डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना और इंडिया, उसके पास सीईआर कलेक्ट हो गए। डेवलप कंट्री अभी तक $100 बिलियन दिए नहीं। प्लस ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना नहीं जिसमें हम लोग एक सीआर को रेगुलेट कर सके, सीडीएम को रेगुलेट करे ढंग से। इसलिए अभी जो होने वाला है बाकू COP 29 में, उसमें फिर से बात होगा कि कैसे हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो NCQG, इसमें बात होता है एक क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क हो गया, इसमें वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ नॉन डेट क्रिएटिंग फाइनेंस। डेट क्रिएट नहीं कर रहे, और जो एग्जिस्टिंग सीआर है उसको रेगुलेट कैसे करें, कौन आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रीन वॉशिंग, इट इज़ ट्रूली हेल्पिंग इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। प्लस जो स्मॉल डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री, उसको कैसे मिलेगा, किसके आधार से मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा, डिलीवरी मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, टाइमलाइन एनसीक्यूजी क्या होना चाहिए। तो एनसीक्यूजी पर ही बात किया जाएगा। तो इंडिया का बात किया गया था ना कि 2070 तक हम लोग को $10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए हम्म। फॉर चेंज। तो वो अचीव कैसे हो, तो प्राइवेट सेक्टर से अचीव होगा। और हम लोग थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होना चाहिए इसमें, वो इसमें लाया जाए, उस पर बात हो रहा है। प्लस जो इम्पोर्टेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हो गया, वर्ल्ड बैंक, वो कैसे वो IMF हो गया या बाकी फिर ADB हो गया, वो कैसे क्लाइमेट फाइनेंस में हेल्प कर सकते हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस पर ही बात करने के लिए बाकू समिट एक तरह से। हम्म। हाउ IT is transforming healthcare under PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका एम है कि हेल्थ केयर जो है उसको एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हम बना सकें। कैसे उसमें IT रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले तो हेल्थ कवरेज को बढ़ाने के लिए जो रिकॉर्ड्स है, जो डेटा है, उसको मैनेज करने में हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करने में। देन मोबाइल ऐप्स के थ्रू हम इंक्लूसिवनेस बढ़ा रहे हैं, बेनिफिशियरीज अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। आभा ID हो गया जिसमें हम्म। हर जन को इंक्लूड किया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्लूड किया गया है इसके अंदर 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें बिल और सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होगा। एंड ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट कर रहा है, फ्रॉड या लीकेज के पोटेंशियल को एलिमिनेट कर रहा है साथ में। PMJIT सिस्टम, हम्म। वो एक तरह से आरोग्य मित्रा, पेशेंट कोऑर्डिनेटर फॉर PMJY स्कीम। हेल्थ ID कार्ड का बात करते हैं जिसे हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, बाकी चलो वही। हम्म। इसमें क्वेश्चन एक ही इसमें है कि क्या जो न्यूज़पेपर है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द इलेक्शन, वो एंडोर्स करना चाहिए फॉर द कैंडिडेट इन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन उठा था जिसमें कि बहुत सारे जो न्यूयॉर्क टाइम हो गए, WSG हो गए, जे हो गए, सबको इन्होंने बताया कि कोई US, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, उसने डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कमला हैरिस सपोर्ट किया। तो जो क्रेडिबिलिटी है न्यूज़पेपर का, उस पर क्वेश्चन उठता है कि अगर वो खुद से इंडोर्स कर रहे हैं तो उनके जो एम्प्लॉयज हो गए, उनका जो एडिटोरियल हो गया, वो कहीं ना कहीं वहाँ उसमें बायस होगा। तो इसी पर
जेफ बेजोस ने एक वॉशिंगटन पोस्ट में जो ओन करते हैं, उन्होंने डिबेट किया अमंग द जर्नलिज्म कि वॉशिंगटन पोस्ट शुड नॉट एंडोर्स एनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उससे एक बायस होगा, इट विल हर्ट द पेपर। और एंड यहाँ पे जो बोला जा रहा है, दी न्यूट्रलिटी इन दिस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इक्वल्स इक्वेनामिटी, इसको एक्सप्लेन करोगे आप? आई थिंक एनोनिमिटी हो गया उसके बाद equality। मतलब कामनेस एंड कंपोस्ट, मतलब कि किसी का आप स्टैंड ना लेना। किसी का स्टैंड नहीं लेना, खुद में चलना, तो इंटेलेक्चुअल एक बैगेज क्रिएट करता है जब आप स्टैंड लेते हो, हीरो या मूड मॉडल, उसके खुद ही प्रॉब्लम होता है। तो इसमें बोला कि वैल्यूज ऑफ न्यूज़पेपर क्या होना चाहिए, तो फैक्ट बेसिस होना चाहिए, वैल्यूज न्यूज़पेपर में फैक्चुअल, बायस नहीं होना चाहिए, पार्टिशनशिप नहीं होना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्लस आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज। ये भी एक प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर चलाने की, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करते कोई कॉन्सेप्ट को, तो सिंपल लैंग्वेज और एक्सेसिबल होना चाहिए न्यूज़पेपर, और न्यूट्रलिटी होना चाहिए, हम्म। जर्नलिस्ट न्यूट्रलिटी, तभी जाके कॉम्पिटेंस बनेगा। ये सेम ही उसका। आफ्टर 4.5 years, मतलब 2019 में लास्ट, नरेंद्र मोदी हैव मेट शी जिनपिंग ऑन द साइड लाइन। उसके बाद 2020 से 16 जून 2020 जब कैलविन क्लासेस हुआ था, उसके बाद से देयर वाज अ नो टॉक और हाउ इन रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्री, लेकिन 4.5 years के बाद इंडिया हैज इंडिया इज रिज्यूमिंग पेट्रोल इन डेमचौक डेमसंग वैली। तो एलएसी में जो डी एस्केलेशन का बात हो रहा है वो अभी हुआ नहीं, डिस एंगेजमेंट हुआ है, और स्लोली डी एस्केलेशन होगा। इसमें दोनों को सर्वेलेंस कर पाएंगे, ड्रोन से, सैटेलाइट से, जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसी हम्म। हिमालय डेंटेंट इंपॉर्टेंट है, विजय गोखले, ही वॉज फॉरेन सेक्रेटरी, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी। तो पॉलिटिकल री इंगेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है, डिस एंगेजमेंट बात होता है, लेकिन री इंगेजमेंट दोनों कंट्री का जरूरी है। तो पॉलिटिकल री इंगेजमेंट बिटवीन द बोथ इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम Kazan BRICS summit. Progress on border and leader meeting might not have happened unless China felt necessary to restore normalcy. क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, दोनों नेबर्स हैं, दोनों ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, और दोनों के जो बीच में बॉर्डर है, एक तरह से देयर नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ द कंट्री, ताकि स्मॉल टाइम जो निटिग्रिटी है वो कम हो और हम लोग डील्स कर सके। नीचे करो। हम्म। सो बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें बफर जोन की बात हो रहा है एक तरह से, which minimizes the possibility of bloodshed, equally acceptable on both the side. नेक्स्ट स्टेज क्या होगा डीस्केलेशन का ऊपर, to guarantee that the agreement remains durable will be more difficult and will require months of patient negotiation. दोनों चाहेंगे नहीं कि मिलिट्री प्रेजेंस कम हो, नहीं चाहेंगे दोनों, लेकिन तब भी दोनों को एक तरह से रीअश्योर करना चाहिए आपस में कि मिलिट्री प्रेजेंस कम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल री नेगोशिएशन और री इंगेजमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा। और जो रीगन डॉक्ट्रिन है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि ट्रस्ट करिए लेकिन वेरीफाई भी करिए। वेरीफाई कैसे करेंगे? आप सोशल मीडिया के थ्रू वेरीफाई करेंगे, आप सैटेलाइट के थ्रू करेंगे, मिलिट्री के थ्रू करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सामने वाला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मोशन पर पार्टिसिपेट कर रहे। बायलैटरल एरियाज, कनेक्टिविटी, बिजनेस, उससे फिर नॉर्मलिसी आ सकता है। डी रिस्किंग एरिया, फॉर एग्जाम्पल ऑल ब्लैंकेट बैन ऑफ ऑल चाइनीज गुड, ये भी एक इशू है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं।
तो लॉन्ग टर्म में it is very it is imperative for India and China to stand with each other, to negotiate and to redraw redraw map या फिर to talk on other several areas, जिसमें बात कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गया, मिलिट्री, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक मिलिट्री पावर है, मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, आप उसको बाहर हटा नहीं सकते। एंड बस Hmm. India's economic performance is pretty robust on most counts. Fiscal consolidation, labor market क्वेश्चन उठा था ना consolidation. इसमें कि इंडिया के जो 76,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कार जो है ना, वो गोडाउन वो है इन्वेंटरी में, वो बिके नहीं। 2 लाख एफएमसीजी में जो किराना स्टोर वो बंद हुआ है। डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स वो कम हुआ है। थाली का दाम बढ़ गया है, 150% कहीं कहीं जगह बढ़ा है। तो इसमें क्वेश्चन उठा था, दैट इज वाई एक क्रिटिक है कि ऑलरेडी ग्रोथ जो दिख रहा है वो मॉडरेट है। हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज फॉलन बिलो 4%। नीचे इंडिया स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज $700 बिलियन। तो टॉलरेंस लेवल के बीच में ही है, इसलिए रेपो रेट इट हैज बीन रिटेन एट 6.5%। Hmm. ऑन फिस्कल फ्रंट कंसोलिडेशन इज वेल ऑन ट्रैक। बोएंट टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि आरबीआई ने सरप्लस भी दिया। फिस्कल डेफिसिट 4.9% है। डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ ऑल द स्टेट 27% है, सेंटर 55 और 80% है कंबाइंड, वेल विद इन द लिमिट ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन। Hmm. इंडियन जो ग्रोथ स्टोरी है इसमें इक्विटेबल वर्क कल्चर, पुअर कंडीशन ऑफ द इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट उसमें आज भी है, 90% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 49% टू 52 है, 50 पहुंचा है अभी तक में, तो उसमें ही बढ़ा है। तो मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, ऐसा नहीं कि डिक्रीज हो। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। Hmm. कोट, India does not look at the US China tension as a source of benefit. We believe we stand on our own feet. Strength of our democracy, rule of law that we offer, the strength of a young population and demographic dividend works well. तो सबको क्या करते हैं कि इंडिया बोलते हैं कि इंडिया कैन हेज अगेंस्ट इट कैन, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री टू हेज अगेंस्ट चाइना। तो इंडिया बोलता है कि हेज, ये सब एक नैरो व्यू पॉइंट है इंडिया को लेकर के। इंडिया इज अ इमर्जिंग ग्लोबल पावर और उनका अपना एक ऑरा है, अपना स्टैंड पॉइंट है विद रिगार्डिंग टू द वर्ल्ड, मल्टीपोलैरिटी, डेमोक्रेसी, यंग पॉपुलेशन, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। तो आप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ यूएस चाइना से आप इंडिया मत देखिए ये गैस। Hmm. Health policy for the wildlife. Habitat loss और fragmentation of species को कैसे कम करें? National Wildlife Health Policy. तो इसमें हम लोग बात करते हैं ना कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1972 वाला। फिर जो भी प्लान लाया गया वो कहीं ना कहीं हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलोकेशन, सेंसस, एनटीसीए सेंसस काम में काम करते हैं रिगार्डिंग टाइगर रिजर्व और टाइगर के पॉपुलेशन के लिए, लेकिन ओवरऑल हेल्थ पर बात नहीं होता है, हाउ इट कैन बी लिंक्ड टू द ह्यूमन हेल्थ। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2024 इट विल एस्टैब्लिश वन हेल्थ पॉलिसी, ओवरऑल पॉलिसी कंप्रहेंसिव रहेगा। उसमें क्लोजली लिंक रहेगा एनिमल हेल्थ, हेल्थ ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट। इट विल बैलेंस द इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट प्रमोट वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या इसमें इंक्लूड रहेगा? क्लाइमेट चेंज तो रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, माइग्रेशन पैटर्न वो भी इंक्लूड करेंगे इसमें।
पॉपुलेशन ऑफ मेनी स्पीसीज, कौन कौन से जो एनिमल्स है, डिजीजेस है, कौन कौन से डिजीज है इट इज इम्पैक्टिंग द एनिमल, जूनोटिक कौन कौन सा डिजीज बन सकते हैं, ये सब चीज के अंदर में आएगा। तो ओवरऑल मतलब कि 360 डिग्री और वाइडर एस्पेक्ट है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2024 प्रपोज अभी हुआ नहीं। लीगल इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल आजकल यूट्यूब में रील्स आता है जिसमें डिवोर्स के केसेस के ऊपर, या फिर पुलिस आपको अगर हिरासत लेती है तो आपको क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे लीगल इन्फ्लुएंसर है, क्या कैसे स्टैंड लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो फिन इन्फ्लुएंसर थे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, उस पर सेबी ने क्वेश्चन उठाया था कि आपको रजिस्टर करना होगा नहीं तो पीनल एक्शन लिया जाएगा, वैसे ही लीगल इन्फ्लुएंसर भी। तो वहां पर भी मिसलीडिंग एडवाइसेस, हालांकि लीगल इन्फ्लुएंसर बात करते हैं कि एक तरह से वो एडवाइस देते हैं फॉर द लीगल राइट्स इन सिंपल लैंग्वेजेस, लेकिन क्वेश्चन उठता है मिस इन्फॉर्मेशन पर, क्या वो सही बता रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बताएंगे सही तो ओवरऑल कितना इम्पैक्ट होगा लोगों के अंदर में। नीचे पर यूएस में इलेक्टोरल कॉलेज कैसे होता है उस पर। तो 1950s के पहले तक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, वो लास्ट प्रेसिडेंट थे जो 4 इलेक्शन में जीते थे। उसके बाद से कैपिंग आ गया था यूएस में कि अब 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऐसा 4 बार हुआ है जिसमें पॉपुलर वोट मिला है, लेकिन वो हार चुके हैं मेन इलेक्शन में। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो सिस्टमेटिक वहां पर है, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट है, मिशिगन है, उसके अंदर में पॉपुलर वोट अगर कोई एक कैंडिडेट को ज्यादा मिला, फॉर एग्जाम्पल 57% एक में मिला है, एक को मिला है 43%, फॉर एग्जाम्पल 51% मिला, एग्जाम्पल 49% मिला है। तो पूरे पूरे जो स्टेट है जिसमें अगर 20 सीट है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से नहीं जाएंगे कि प्रोपोर्शनल में 20 सीट का 11 मिलेगा उनको और 9 मिलेगा इसको, ऐसा नहीं होगा। 20 का 20 सीट मिलेगा जिसको, जो पूरा जीत चुके, जो जो मेजोरिटी जो में है, 51% इसको मिला, उसको 20 का 20 सीट मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि हो सकता है नेशनल लेवल पर पॉपुलर वोट किसी को ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको हर एक स्टेट के हिसाब से मिले पूरा। तो वहां पर ऐसा होता है कि 538 इलेक्टर होते हैं, कैंडिडेट नीड 270 इलेक्ट्रल वोट। पॉपुलर वोट मतलब क्या होता है कि जो लोग वोट देते हैं वो मिला के कितना होता है, वो पॉपुलर वोट हो गया। लेकिन एक्चुअल वोट तभी होता है जब इलेक्टर वोट देते हैं। तो इलेक्शन जो यूएस का है वो इलेक्ट्रल वोट है, हर एक स्टेट का अपना अपना है। ऐसे इंडिया में यूपी का राज्यसभा में बोलते हैं ना, लोकसभा में बोलते हैं इतना सीट है, 80 सीट है, बिहार में 40 है। वैसे ही वहां पर भी हर एक स्टेट का अलग है। फॉर एग्जाम्पल बिहार में इलेक्शन हुआ जिसमें 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ, एक कैंडिडेट 51% मिला वोट, दूसरा को 49 मिला, तो 40 का 40 सीट 51% में चल जाएगा। ये फर्क है एक तरह से। हु आर दिस इलेक्टर? इलेक्टर कोई भी हो सकता है। जनरली इलेक्टर जो होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पार्टी स्लेट जनरली कंप्रोमाइज लॉन्ग टर्म मेंबर या वर्कर। कोई पार्टी, वो पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, वो एमएलए एमपी नहीं होते बेसिकली इलेक्टर, वो नॉर्मल आदमी होते हैं जो पार्टी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बनाया जाता है। उनका बस काम है कि अगर नेशनल लेवल में वोट देना सिर्फ। इलेक्टेड कैसे होगा? तो फिफ्थ नवंबर को इलेक्टोरल कॉलेज इज चूजन बाय पॉपुलेशन। द इलेक्शन ऑन November 5 is for ballot in many state mention the name of the respective candidate state of electors। इसमें विनर टेक्स ऑल सिस्टम है, मैं जो भी अगर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में जीता वो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज के लेके चल जाएगा। यही सिस्टम है, इसको बोलते हैं स्विंग स्टेट। अब क्या होता है, कुछ कुछ स्टेट होते हैं जहां पर दबदबा है, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो तमिलनाडु में डीएमके का दबदबा है,
वेस्ट बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, गुजरात में बीजेपी का है, ऐसे करके यूएस में भी है, कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी है, टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी हो गया, फ्लोरिडा रिपब्लिकन पार्टी हुआ, न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जो चार है, चार में हाफली डिवाइडेड एक तरह से। टेक्सास फ्लोरिडा रिपब्लिकन पास है, कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक पास है। बाकी जो बीच के है कुछ कुछ है, जो फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश राजस्थान, ये जो बीच को होते हैं ये डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही वहां पर स्विंग सिस्टम है कि हर बार राजस्थान जीतता है, अगले बार उल्टा हो जाता है। वैसे ही वहां पर भी है कि चेंज होते रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग की स्विंग स्टेट बोलते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज कब आया था नीचे? तो प्रपोजल था फॉर द प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड बाय कांग्रेस, जैसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है कि कांग्रेस में आप वोट करें, जैसे इंडिया में होता है लोकसभा में वोट करें, लोकसभा के लोग बनाते हैं किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। लेकिन उनको लगा कि उनका सिस्टम डिफरेंट है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसलिए पॉपुलर वोट भी होना चाहिए, दैट इज वाई सिस्टम को यूज नहीं किया। नीचे ऊपर करो एक बार। हम्म। इसलिए फाउंडिंग फादर अराइव एट कॉम्प्रोमाइज और उन्होंने बात इसको अडॉप्ट किया। क्रिटिसिज्म क्या है? पहली बात है कि कैलिफोर्निया 68 टाइम्स एज मेनी पीपल एज व्योम, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। प्लस विनर टेक्स ऑल में मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया जहां पर 90:10 से कोई कैंडिडेट जीतता है तो पॉपुलर वोट तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन अगर टेक्सास में 51-49 से जीता है, फ्लोरिडा में 51-49 से जीता है, न्यूयॉर्क में 49-51 से जीता है, तब स्विंग तो कम होगा ना, एक तरह से परसेंटेज कम होगा, मार्जिन। इसलिए पॉपुलर वोट ज्यादा दिखता है कुछ कुछ जगह में, लेकिन जनरल वोट कम रहता है। तो सिस्टम इफेक्टिवली बाइंड सिलेक्टेड होता है वोट फॉर पार्टी, उनके पास पावर नहीं होता है खुद से वो चूज कर सके। तो ये बात है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हम लोग क्वेश्चन उठा रेज करते हैं रिगार्डिंग ब्रिटिश इंडिया मॉडल, वो यूएस नहीं। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन उठता है कि इंडिया यूज विजिट बाय लीडर्स ऑफ जर्मनी। अभी इंडिया के चांसलर आए थे, जर्मनी चांसलर आए थे ओलेफ स्कोल्स इंडिया में। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आए थे पेड्रो सांचेस। स्पेन के साथ उन्होंने एयरबस ट्रीटी का उद्घाटन किया। जर्मनी के साथ वो ट्रेड डील का बात कर रहे थे, जर्मनी ने बोला कि हम लोग इंडिया के वीज़ा वो बढ़ाएंगे। तो ये बताता है कि जो काजान में इंडिया ने रशिया के साथ चाइना के साथ बात किया, वो एक तरह से बैलेंस आउट था विद द लीडर्स ऑफ जर्मनी एंड स्पेन विजिटिंग इंडिया। तो ये दिखाता है कि इंडिया इज ए ट्रूली मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और कैसे मल्टीलैटरिज्म इंडिया प्रमोट करता है। रिगार्डिंग अजेंडमेंट मोशन, जिसमें इसमें क्वेश्चन उठता है कि लैग है हर एक एस्पेक्ट में, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है सिविल कोर्ट में। ट्रिब्यूनल भी स्टैब्लिश किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 323 आर्टिकल बी, ऐसा मिला। ए तो कैट हो गया, बी बाकी जगह मिलाया गया। लेकिन फोरम कोर्ट बाकी स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश है, लेकिन तब भी आज भी स्लो स्लो केसेस है और पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। क्यों? 21 जजेस है पर मिलियन पॉपुलेशन। 50 जज बोला जाता है लेकिन 21 है सिर्फ, तो वैकेंसी एक पहला इशू है। दूसरा स्पेशलाइज कोर्ट है लेकिन वो इतना जल्दी क्रिएट किया जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है। स्टेनोग्राफर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पेसिफिक केस लॉस से रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाता स्टाफ का, वो चैलेंजेस। विटनेसेस जो कोर्ट के सामने लाते हैं उनका डिले एक एक चैलेंजेस है। दूसरा कि हर एक जो हाई कोर्ट है उनका एक डिफरेंट रूलिंग होता है विद रिगार्ड टू लॉज। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब रूल लेते हैं तभी चेंजेस होता है, वो कारण कारण एक है। चौथा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर फोरेंसिक्स और बाकी जो सिस्टम है पुलिसिंग, उसमें भी चेंजेस आना चाहिए तभी हो पाएगा। तो हाई कोर्ट और बाकी सुप्रीम कोर्ट वो रिट पिटिशन को भी यूज करते हैं, दैट इज एक केस पेंडेंसी बढ़ जाता है। यूएस में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर पर यूज सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन रहता है, लेकिन इंडिया में हर चीज पर रहता है, इसलिए चैलेंजेस बढ़ते हैं। Almost every decision, mostly against the order of High Court in North India, it is challenged before Supreme Court under 136. इसलिए
ट्रिब्यूनल के अंदर में मिटिगेशन होता है, लेकिन वो भी चल जाता है हाई कोर्ट के पास। तो इसलिए बोला जाता है कि केसेस चलते रहता है सालों साल तक। और जल्दी केसेस भी नहीं कर सकते क्योंकि मेंटल स्ट्रेस भी हो जाएगा, दूसरा जजमेंट में एक कंसंट्रेशन वो नहीं हो पाएगा, और इट विल लीड टू एरर और जस्टिस इम्पैक्ट होगा। दूसरा सजेशन क्या है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें। 5-6 एस्पेक्ट है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फॉर एग्जाम्पल एआई भाषणी हो गया, और सिंपल लैंग्वेज में चेंजेस हो गया, जजमेंट का बात हो गया। मोर एंड मोर लीगल लिमिनरीज और प्रोफेशनल को इंक्लूड कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग इन आईपीआर और बाकी सब में कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट लॉ कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं फॉर द मीडिएशन, अदर एस्पेक्ट मीडिएशन इन बोर्ड आर्बिट्रेशन हो गया, उस पर फोकस कर सकते हैं। जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एवरी रिलेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ईआईए होता है, एसआईए होता है, जुडिशियल इम्पैक्ट कितना इम्पैक्ट हो रहा है। फिर पेंडेंसी को डील करने के लिए पुलिस रिफॉर्म चाहिए, उसमें चेंजेस आना चाहिए। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस क्लॉक और अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस का बात होना चाहिए। जज का दायरा बढ़ना चाहिए, और उसमें डिवीजन होना चाहिए, जैसे यूएस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया और बाकी सब बेंच हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हायर और जो एक सीनियर जज है वो होना चाहिए। बाकी जो जजेस हैं उनका काम होना चाहिए कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जजमेंट होता है वो दे दे सके। और जो सीनियर जज है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डील करे। जब जूनियर सीनियर बन जाए इन सुप्रीम कोर्ट जज, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठ जाए, और बाकी जो नए वाले आते हैं वो फिर वापस से नॉर्मल काम। ये एक डिवीजन हो सकता है। नेक्स्ट, टूवर्ड्स फेडरलिज्म को बढ़ा। इसमें बात होता है कि फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और बी आर अम्बेडकर ने बताया कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द यूज ऑफ यूनियन, बिकॉज और क्योंकि इन यूनियन जो है इट इज ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, वो दिखाता है स्टेट और स्टेट सेंटर है उनका कोई अग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में। तो फेडरलिज्म है वो डिफरेंट है, जैसे क्वाड्री फेडरल बोलते हैं इंडिया को, क्योंकि फेडरलिज्म फॉलो तो होता है क्योंकि सेवन सेवन शेड्यूल के अंदर में भी डिवीजन है, यूनियन, स्टेट, लीज एक्सेट्रा। फेडरलिज्म में अलग अलग 249 आर्टिकल के अंदर में राज्यसभा का पावर। मनी बिल के हिसाब से बोला जाए तो अलग अलग एस्पेक्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, लेकिन तब भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी है यूनियन के पास। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेटिव पावर यूनियन के पास है। दूसरा, बहुत सारे एस्पेक्ट में वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन का बात होता है। इसमें सेंट्रल के पास पावर ज़्यादा होता है। इमरजेंसी प्रोविजन सेंटर के पास है, गवर्नर का रोल बढ़ जाता है, उसमें आता है। लेकिन बोलते हैं फेडरलिज्म जो है मोनोलिथिक नहीं है। 1977 में मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इंडिया में कोऑपरेटिव हो गया, हर कोई बात करे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। फॉर एग्जांपल नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नीति आयोग एग्जांपल है, जीएसटी एक एग्जांपल है, राज्यसभा एक एग्जांपल है, पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जांपल है फेडरलिज्म सॉल्व करने के लिए, इंटर स्टेट काउंसिल एग्जांपल है, जोनल काउंसिल एग्जांपल है। फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, दोनों आपस में स्टेट के बीच में कंपटीशन हो। फॉर एग्जांपल ऊपर ओवर द ग्रांट्स, 15 फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स इन एड पर हो गया, नेट बोरिंग सीलिंग लिमिट हो गया, वो एग्जांपल हो गया। फिर नीति आयोग के द्वारा जो पब्लिश किया था रिपोर्ट, जैसे कंपटीशन किया रहता है हर एक स्टेट के बीच में, स्टार्टअप में और बाकी जगह एफएसआई में, फूड स्टैंडर्ड में, हर में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया। बजटरी में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, फॉर एग्जांपल 371 आर्टिकल हो गया जिसमें नॉर्थ ईस्ट का बात होता है, स्पेशल प्रोविजन हो गया। 6 शेड्यूल 5th शेड्यूल के बाद होता है। पूर्वोदय स्कीम बजट के अंदर में, वो भी एसिमेट्रिक फेडरलिज्म हो गया। किसको 370 अंदर में जो 1 के अंदर में जोड़ना चाहिए, किसको नहीं जोड़ना, उस पर क्वेश्चन उठता है। प्लस जो फेडरलिज्म जो इंडिया में है उसमें बोलते हैं उसको और बढ़ाना चाहिए, कैसे, विद इन द स्टेट भी लाना चाहिए फेडरलिज्म। उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बात आ गया, उसको कैसे मैंडेट मिले, उसको पावर जैसे एक्स्ट्रा मिले, एग्जीक्यूटिव डोमिनेशन कम हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो।
तभी जाकर के एक ओवरऑल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म बढ़ सकता है। गवर्नर का रोल कहीं ना कहीं इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल आता है। एग्जाम्पल 200 आर्टिकल, इसमें गवर्नर अपने पास रख सकते हैं कोई बिल को फॉर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ कुछ जगह पर इंडेफिनेटली रख सकते हैं, वो कहने का क्वेश्चन उठता है, तो इसमें फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसलिए जो फेडरलिज्म है एक तरह का रीएडजस्टमेंट है पुराने राइट्स या न्यू राइट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, दोनों बीच में अकोमोडेशन होना चाहिए। क्योंकि न्यू जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इमर्जिंग फील्ड हो गया, साइबर टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसमें कोई टेरिटोरियल बाउंड्री है ही नहीं। जो राजस्थान को इम्पैक्ट कर रहा है वो झारखंड को भी कर रहा है। तो उसमें सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन चाहिए, साथ में आगे काम करना पड़ेगा। दैट इज फेडरलिज्म जो है, इट शुड बी वेरी इंक्लूसिव, इट शुड बी अकोमोडेटिव टू ईच अदर स्टैंड, तभी जाकर लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फेटर्निटी ऑफ द इंडिविजुअल वो आ सकता है। नेक्स्ट, रोनी गॉड बोले, पैशन फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, जेंडर इक्विटी। ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थी और नीचे आईआईटी बॉम्बे से मास्टर डिग्री की थी, एसपी कॉलेज पुणे से की थी। आईवी लीग के अंदर में बहुत प्रेसिडेंस था इनके अगेंस्ट, लेकिन तब भी ये एक तरह से काम करते रहे। वर्क टीआईएफआर में भी काम की। तो कहाँ कहाँ काम की है बेसिकली, पार्टिकल कोलाइडर पे बात करती है, सर्न का बात होता है, फर्मी लैब का बात होता है, लोअर लैबोरेटरीज। हर रिसर्च पेपर ऑफर इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इन सर्न, जिसे मिला है। ओनली 4 इंडियन स्टडी ग्रुप कमीशन सर्न रिपोर्ट, की नोट स्पीकर ऑन द हाई एनर्जी फिजिक्स हो गया, ऑलवेज विद अ स्माइल। ये विमेन साइंटिस्ट से बात करते हैं, जेंडर बायस है, नेगेटिव एटीट्यूड है, जैसे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में भी है। ड्रग में जो एक ड्रग का जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें विमेन पार्टिसिपेंट कम है, उसमें मेल पर जाए तो क्या होता है, ड्रग का जो एफिकेसी है वो भी ऊपर नीचे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि विमेन के पास हार्मोनल इम्बैलेंस और चेंजेस होता है, उस पर ड्रग कैसे काम करे वो पता कम चल पाता है। सो दैट इज वन। तो हर एक एस्पेक्ट में थ्योरेटिकल मॉडल बाकी जगह में उन्होंने उनका रोल प्ले। नेक्स्ट, ये बात हो रहा है कमीशन ऑफ एंटी सिख राइट जो 1984 में हुआ था दिल्ली के अंदर में। अभी तक बहुत स्लो जस्टिस है, everything was buried under judicial quagmire and administrative related to anti Sikh। नानावती कमीशन इम्पोर्टेंट है, इट वाज रिवाइव्ड 2005 में, और इट प्रोब्ड अगेंस्ट सज्जन कुमार एंड 587 ऑरिजिनल एफआईआर को में प्रोब करना स्टार्ट किया। एसआईटी री एग्जामिन किया, एसआईटी लॉन्च किया गया। तो कुछ पेनल्टी, यशपाल सिंह कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, नरेश सहरावत गेस्ट लाइफ टर्म, सज्जन कुमार को कन्विट किया गया। लेकिन जो फास्ट ट्रैक कोर्ट दिखता है 1984 में सिस्टम है वो आज भी पूरा ढंग से नहीं होता, तो दिखाता है कि कितना जस्टिस डिनाइड है, जस्टिस लेट है जस्टिस नाइन जो बोलते हैं वो एक कॉन्सेप्ट आता है। ये ले लो। A mom for the mothers. डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें पूछता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कौन संभालेगा, उनको केयर कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें नॉट ओनली सिविल डाई ऑफ हॉरिबल डेथ, हाँ, जो अरमाम ARMAN एडवांस रिडक्शन इन मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी, इट इज वर्किंग अलॉन्ग विथ प्रेग्नेंट मदर, उनके जो टाइमली ट्रीटमेंट है वॉइस कॉल के वीडियो मैसेजिंग थ्रू वो काम करते हैं। एम मित्रा। तो क्या देते हैं मोबाइल सर्विसेज, एम मित्रा टारगेटेड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो गया। अलर्ट देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
कौन कौन से पिल को अवॉइड करना चाहिए, आयरन फोलिक एसिड उसको लेना चाहिए, तो एम मित्रा। फिर किलकारी, Hmm. एक स्कीम है प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट कॉल किलकारी एक्सपैंडिंग द एनजीओ रीच। किलकारी क्या है, एक तरह से बताया जाता है उसमें हेल्थ ऑफ द मदर एंड रिकवरी ऑफ द मदर, इसे फोकस किया जाता है पोस्ट चाइल्ड बर्थ, पोस्ट पार्टम का बात होता है, मेडिकल केयर डिवाइसेस सब में। And आशा वर्कर्स का रोल होगा इसमें। हम्म, आशा वर्कर, मिड वाइफ, मेडिकल ऑफिसर हो गए, डॉक्टर्स बाकी जगह। Hmm. कि यूथी जिनको सपोर्ट करते ईरान, कैसे वो एक रैग टैग रेबल थे यमन में, कुछ जगह पे थे सिर्फ, आज लेकिन ग्लोबल थ्रेट भी है क्योंकि दे इम्पैक्ट द ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड रूट ऑफ द रीजन। ये बस इंपॉर्टेंट शिया ब्रांच है यूथी, इसलिए ईरान सपोर्ट करते हैं। जहाँ जहाँ सुन्नी शिया में डिवीजन है वहां वहां पर एक तरह से रेबल ग्रुप है सपोर्टेड बाय शिया। तो उन्होंने अटैक किया था शिपिंग इंडस्ट्रीज पर, इसलिए प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन इसको इस्टेब्लिश किया गया टू reduce the threat from the Houthi rebels in the Red Sea as well as in the Arabian Sea. Yeah, we have finished. Thank you everyone for joining.